दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जैसा कि आप देख रहे हैं, जॉइंट प्लेटफॉर्म फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स की तरफ से ये आज की प्रेस वार्ता एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही तत्कालिक, इम्पॉर्टेंट एज वेल एज अर्जेंट मुद्दे पर आयोजित की है। जैसा कि आप जानते हैं, 20 साल से इस देश में एक ऐतिहासिक कानून काम कर रहा था। अगस्त 2005 को भारत की संसद ने एक ऐतिहासिक कानून पास किया था, जिस कानून ने पहली बार आधा अधूरा ही सही इस देश के संविधान ने इस देश के लोगों से जो वायदा किया था, वादा था राइट टू वर्क का, वादा था संविधान के तहत आर्टिकल 39 और 41 में वादा था कि हर व्यक्ति को आजीविका का अवसर मिलेगा। उस वादे को आधा अधूरा ही सही पूरा करने के लिए पहली बार कदम उठाया गया था 2005 में। और आज 20 साल बाद, जबकि देश ने उम्मीद की थी कि उस कदम को कहीं और आगे बढ़ाया जाएगा, उस आधे अधूरे वादे को पूरा किया जाएगा, उसकी बजाय उसे अब ख़त्म किया जा रहा है। आज जिस दिन हम बात कर रहे हैं, आनन फानन में बिना किसी तैयारी के, बिना किसी कंसल्टेशन के सरकार एक नया कानून लेके आ रही है, जो कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि 2005 का जो मूल कानून था वो निरस्त हो जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। वो कानून ख़त्म हो जाएगा और एक नया कानून लेके आ रही है सरकार। वो कानून जो कि 2005 का जो नरेगा था, नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, उसके जितने भी मूल प्रावधान और व्यवस्था थी, जो इसे अनूठा बनाता था, जिसके कारण दुनिया भर में इस पे चर्चा हुई, उन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने की तैयारी हो गई है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी बारे में है। जल्दी में आयोजित हुई है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि इस देश के अग्रणी लोग, सोचने वाले, करने वाले, संघर्ष करने वाले हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। मैं बस एक बार परिचय करवा दूंगा, उसके बाद एक एक करके हम बातचीत शुरू करेंगे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर प्रभात पटनायक, इस देश के अग्रणी अर्थशास्त्री हैं। आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एमेरिटस हैं। केरला का जो प्लानिंग बोर्ड था उसके वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। और इस देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए पूरा देश आपकी तरफ देखता है। हमारे साथ एनी राजा हैं, जो कि शुरुआत से ही नरेगा के संघर्ष से जुड़ी रही हैं। आप NFPI जो है, NFW की वाइस प्रेसिडेंट हैं और देश के तमाम जन संगठनों से जुड़ी रही हैं। हमारे साथ मुकेश भाई हैं, मुकेश निर्वासित जी, जो कि मज़दूर किसान शक्ति संगठन राजस्थान से आए हैं और असंगठित मजदूर यूनियन के साथ काम करते हैं। हमारे साथ कमला देवी जी हैं। कमला देवी जी खुद
मनरेगा की मजदूरी की है इन्होंने। बदनौर गांव ब्यावर ज़िले में जो है वहाँ से आई हैं। प्रोफेसर जयति घोष जो कि JNU की प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स में। पूरा देश जनपक्षीय, जो इस देश के अंतिम व्यक्ति के जो दुख तकलीफ़ है उसके बारे में सोचने के लिए, बोलने के लिए आपकी तरफ देखता है। हमारे बीच में B वेंकट जी हैं जो ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर यूनियन से हैं, जो कि खेत मजदूर और मजदूर दोनों के काम से जुड़े हुए हैं। श्रवणी देवी जी, आप भी एग्रीकल्चर वर्कर हैं, आप नरेगा में काम करती रही हैं। बदनौर ब्लॉक में ब्यावर ज़िले से आप भी आई हैं। और हमारे साथ आखिर में जॉन द्रेज हैं। जॉन द्रेज अर्थशास्त्री हैं और मनरेगा स्कीम बने इसके लिए जो संघर्ष था, ज़मीन का संघर्ष, कागज़ का संघर्ष, मनरेगा स्कीम को बनाने के बाद उसको नियम बनाना, उसके बाद उसे लागू करवाना, उसे ठीक करवाना, इसको हर स्टेज पर आप इन्वॉल्व रहे हैं। तो हमारे पास वो तमाम लोग हैं जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि एक रोशनी मिलेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिक्वेस्ट प्रोफेसर प्रभात पटनायक to put this entire thing in a larger perspective, which is what the whole country looks up to you for, sir. Thank you very much. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Act, Guarantee Act, was a unique piece of legislation in post-independence India. Before that, you had various employment schemes, but it was the first time that employment guarantee was provided as a matter of right to individuals. It was not, of course, a universal right. Everybody could not get employment upon demand, but for every household, there was the guarantee that a person would get employment on demand. Now, this was a legislation which was adopted not just by a majority vote in Parliament. It was adopted after considerable discussion. It was adopted by building a consensus, and it was adopted by unanimously by all political parties, and it had the support of all mass organizations. The nation as a whole willed that such an act should be passed. It was, even though not legally perhaps, substantively like a constitutional provision. You cannot undo such a right, you cannot undo such a provision through a mere majority in the Lok Sabha. In other words, these are issues which to my mind are meta-majority vote. In other words, they are above majority vote. They cannot be undone by a majority vote. It's another thing, if you can create another consensus in the country that this legislation is no longer required. But until that happens, you cannot simply undo such rights-based legislation or rights-providing legislation by simply a majority in Parliament. I should add that when originally the legislation was adopted, it had the support of all parties, including parties that are part of the NDA. So if those parties wish to change their minds, then they have to create an alternative consensus in the country. And that is not what is happening. And I feel incensed that we are actually having people's rights being taken away simply by moving a bill in Parliament. I think that's completely wrong. It's reprehensible because of this. It's reprehensible because, after all, MGNREGA has been a source of providing livelihoods to large numbers of households in a situation where people's conditions are really becoming extremely distressed. MGNREGA was a support, and that support is being withdrawn. Don't get fooled by all this talk about 125 days. 125 days is not for every household on demand.
125 days is limited to some pockets that the government is going to specify, central government is going to specify. So it is not as if the original legislation which created a right is being extended from 100 to 125 days. That is the impression that is sometimes created as completely wrong. It is a right that is being snatched away. And of course, it is something which is completely encroaching on the jurisdiction, on the rights, on the finances of state governments. You cannot just one day announce that, look, from now on 40% of this is going to be met by state governments. And that's true, the state governments are going to meet this from their limited resources and additionally in accordance with norms provided by the central government. So the central government would provide the norms, would tell the state government what they should do, and they have to find the money for doing that, which is as if the state governments are vassals of the central government. So in every conceivable sense, what we are seeing is a reprehensible piece of legislation, and I think it must be opposed tooth and nail. हाँ, शुक्रिया प्रोफेसर पटनायक ने बताया कितना अनूठा ये एक कानून था और पूरे सदन की सहमति से बना था ये कानून और उसे बिना किसी राय मशवरा के पलटा जा रहा है। आप याद रखिए, अप्रैल के महीने में, इस साल अप्रैल के महीने में संसद की जो स्टैंडिंग कमेटी है रूरल डेवलपमेंट की, उसने मनरेगा पे एक रिपोर्ट पेश किया है और उसने कहीं नहीं कहा कि ये सब कर दो जो सरकार कर रही है। उसने इनफैक्ट कहा है कि इसकी वेजेस बढ़ाने चाहिए, इस स्कीम को और बेहतर बनाना चाहिए और अपनी ही स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के एग्जैक्टली उल्टा अब सरकार कर रही है। बिना किसी कंसल्टेशन के, बिना किसी मजदूर संगठन से, बिना मनरेगा के वर्कर से, जिनके लिए स्कीम बनी थी उनसे राय मशवरा के लिए बिना कर रही है। इसलिए मैं चाहूँगा कि एनी राजा बोलें। आप NFIW की वाइस प्रेसिडेंट हैं और जैसा मैंने कहा पहले दिन से इसमें रही हैं और मेरा अनुरोध रहेगा एनी जी से कि आप बताएं कि किन किन संघर्षों के जरिए ये कानून बना। ये कानून अपने आप नहीं बना था, बहुत लंबे संघर्ष से कानून बना था, जिसको अचानक कुछ पॉलिटिकल इशारे से कुछ नौकरशाह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। एनी राजा। शुक्रिया। इसका ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की वो कैसे बना, क्या क्या संघर्ष उसके लिए इस देश की जनता, चाहे वो आम जनता हो, जो डेली वेज वर्कर हो, किसान लोग हो या खेत मजदूर लोग हो या छात्राएं स्टूडेंट्स हो और जो टीचर्स हो, every section of the society struggled for such an act. तो इसमें मैं बोलना है तो बहुत लंबा बोलेंगी, मगर मुझे सिर्फ 3 मिनट दिया है, इसलिए मैं आपको 2-3 इम्पोर्टेंट कैंपेन के बारे में बताना चाहती हूँ कि एक तो है जो यूपीए सरकार, जो वामपंथी पार्टियों ने बाहर से समर्थन कर रही थी, उसी वक्त जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी हुआ था, तो और पार्टियों का भी जो उनका घोषणा पत्र के अंदर भी ये बात था कि एक कानून, राइट टू वर्क, एक कानून के तरफ ऐसा एक कानून बनाने का प्रॉमिस था। तो ये तमाम चीज़ों को लेके राजनीतिक पार्टियां भी बहुत इसमें इंटरेस्ट दिखाए। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, विमेन ऑर्गेनाइजेशंस, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यूथ ऑर्गेनाइजेशन, खेत मजदूर ऑर्गेनाइजेशन, तमाम जो संगठनों ने और जो जिनके पास कोई संगठन से जोड़ा भी नहीं है, वो तमाम लोग ये एक मौका है करके हमने गांव-गांव में इसको लेके ये लोगों के इस मांग गांव से उठना चाहिए। सभी जो पुअर पीपल, विलेज पीपल शुड टेक अप और दे शुड डिमांड, दे शुड लार्जली इन लार्ज नंबर दे शुड डिमांड फॉर सच एन एक्ट। तो ग्रामीण स्तर से लेके हम राष्ट्र स्तर तक तमाम लोग मिलकर इसका आंदोलन किया है। और इसमें मैं बताऊं कि बहुत सारे कंसल्टेशंस हुआ था,
चाहे कोई भी इससे रिलेटेड जितना भी मंत्रालय हो, डिपार्टमेंट हो, हर मंत्रियों से, हर डिपार्टमेंट से, हर सेक्रेटरियों से बातचीत हुआ था। और तमाम जो राज्य की सरकार के साथ हमारा बहुत सारी राज्यों की सरकार के साथ बातचीत हुआ था। और बहुत सारी जो मीटिंग्स, आम पब्लिक का मीटिंग्स, इसको लेके लाइन बाय लाइन, क्लोज बाय क्लोज, जब ये जो आने के बाद उसी की, क्योंकि शुरुआत से लेके कैसे होना चाहिए कानून, मैं महिला फेडरेशन से भी, भारतीय महिला फेडरेशन NFIW से भी हूँ और भारतीय खेत मजदूर यूनियन से भी हूँ, इसलिए मैं महिलाओं को लेकर थोड़ा बताना चाहती हूँ। हम महिला संगठनों ने, NFIW और आइडवा और बाकी तमाम महिला संगठनों ने हमें इंसिस्ट किया, जब एक कानून बना रहे काम करने के लिए, गारंटी, लीगल गारंटी के साथ बना रहे, तो हम महिलाओं को इसमें शामिल होने का, काम करने का मौका मिलना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चा है मेरा 2 साल की, 3 साल की, उसको कौन देखभाल करेगा, तो ये सोचकर ये काम में ना जाना, ये सब पॉसिबल, ऐसा पॉसिबिलिटी है। इसलिए हमें सुनिश्चित करना है, वी विल हैव टू एंश्योर दैट ईच एंड एवरी वीमेन हु would like to work under NREJ should get the work and they should be able to participate in that। इसलिए हमने इस कानून के तहत हमने उसमें लगाया था कि वर्क प्लेस में जो बच्चों को परवरिश करने का, देखभाल करने का जो बताया था, जो वर्क साइट फैसिलिटीज़, ये पूरी देश की जनता की आंदोलन की वजह से ये पानी पिलाने का और बच्चे को देखभाल करने का और थोड़े बहुत धूप की वक्त थोड़ा बैठने का, ये तमाम चीज़ें, उसी प्रकार वर्क साइट फैसिलिटीज़ NREJ के अंदर आज है, वो तमाम चीज़ जनता की संघर्ष की वजह से जो कानून के तहत भी अंदर भी आ गया है। और फिर जो 15 दिन के अंदर काम मिलने का आवेदन देने के बाद, आफ्टर जो मौखिक तौर पे या लिखित में मांग करने के बाद 15 दिन के अंदर हमें काम मिलने का, नहीं मिलेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलने का, और यदि काम किया है मगर देर से जो डिलेड पेमेंट हो रहे तो उसके लिए कॉम्पनसेशन मिलने का, ये तमाम लीगल गारंटी मतलब ये तमाम चीज़ का गारंटी होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो कानून के अंदर लेके आई, इसलिए इसमें इस देश की 8-9-10 करोड़ जनता, 8-9 करोड़ जनता इसमें काम कर रही थी। और गांव के स्तर पर मैं बताऊं कि ये पहले हमारी पंचायत के देखिए, पंचायत के बजट साल में कितना रुपया था, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 या 10,000, वही था पंचायत की पूरी बजट एक साल में। और मनरेगा आने के बाद वो बजट लाखों में बदल गया है, और उसी के चलते हुए जो विलेज का भी जो आर्थिक स्थिति और सामूहिक स्थिति, सामाजिक स्थिति भी बदल गया है। महिलाएं, जो बहुत महिलाओं के बारे में आजकल चर्चा हो रही है, महिला को भी एक न्यू फाइंड एक एक्सेप्टेंस, एक उनको भी, वो भी खुद अभी अर्न कर रही है, किसी से डिपेंड नहीं कर रहे। मेरा अपना खुद एक बिंदी तक खरीदने के लिए उसी वक्त तक घर से किसी का, या तो बेटे से या जो पति से पति के सामने हाथ फैलाना पड़ती थी। मगर इस कानून आने के बाद वो लोग अपने आप थोड़ा पैसा सेव करना भी उनके लिए पॉसिबल था। तो ये तमाम चीज़ें, और सेल्फ हेल्प ग्रुप में मेंबर होना, उधर 50-50 रुपया हर हफ्ते या हर महीने जो सेविंग करना, और बच्चे को सरकारी स्कूल से निकालकर इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालना, ये तमाम चीज़ें मैं बता रही हूँ। मैं बहुत सारी हमारा जो सोशल ऑडिट किया है पूरे देश के अंदर, बहुत सारी राज्यों में जाके किया है। उस वक्त एक उदाहरण मैं आपको ये विकसित भारत बोल रहे हैं ना, डेवलपमेंट का बोल रहे हैं ना, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ये मैं आपको एक उदाहरण से बताती हूँ कि एक जगह सोशल ऑडिट कर रही थी, तो हमें ये मालूम करना था ये महिलाएं क्या सोच रही इस कानून के बारे में। तब हमने बोला कि अरे ये क्या है, सिर्फ 100 दिन का काम है, आपको इसमें क्या फ़ायदा है। तो महिला जो झुग्गी में रहती है वो अंदर जाके एक फ्रॉक लेके आया,
और मुझे दिखाई, आप देख रही है? मैंने बोला हाँ एक फ्रॉक है। तो ये मेरा जो ग्रैंड डॉटर के लिए 7 साल का जो बर्थडे था पिछली हफ्ते, उसमें मैंने लिया, अभी तक मैंने लिया है। जो दुकान से बोलेंगे कि जब मेरे हाथ में पैसा आएगी मैं दे दूंगी करके, इस बार मैंने रेडी कैश देके मेरी पोती के लिए, मेरी ग्रैंड डॉटर के लिए एक ड्रेस खरीदा। शी वॉज बीमिंग लाइक एनीथिंग, शी वॉज फीलिंग सो हैप्पी, शी वॉज फीलिंग सो प्राउड। दैट इज डेवलपमेंट। तो इसके बाद ये तमाम ऐसा बहुत सारे हजारों स्टोरीज हमारे सामने है। हमारा साथी हमारे बीच में भी वो लोग बोलेंगी। और हम ये भी बताना चाहते 2 कैंपेन के बारे में। पूरी देश के अंदर से जो हमने 10 लाख सिग्नेचर इकट्ठा करके साड़ी और धोती, दुपट्टा, ऐसा तमाम चीज़ों में 10 लाख जो सिग्नेचर हस्ताक्षर इकट्ठा करके दिल्ली में ले आके पार्लियामेंट के सामने उधर हमने वो तमाम पेड़ के ऊपर रास्ते में जो कोनाट प्लेस तक को रास्ते में हमने उसको बिछाया था। और उसके बाद केस भी आ गया था, डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी के नाम पे एक केस भी आया था, वो अलग बात है। तो उसी प्रकार का कैंपेन। और दूसरा फिर 51 दिन हमने 10 हिंदी भाषी क्षेत्रों के अंदर ऑर्डिनरी बस में हमने यात्रा किया। उस बस के अंदर तमाम जो मैंने सेक्शन बताया था, किसान लोग थे, खेत मजदूर लोग थे, छात्राएं थे, विद्वान ये जो प्रोफेसर लोग थे, टीचर्स थे, तमाम महिलाएं थे, सभी सेक्शन का लोग था। और 51 दिन उस यात्रा किया। हमारा नारा ये था, हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो। ये नारा सुन सुन के दूर दूर से लोग आके इतना इकट्ठा हो गया। ऐसा बहुत सारे मौके पे ऐसा हो गया था। हमारे पास कोई स्टेज नहीं, कोई इतना ये नहीं है। तो बस के ऊपर चढ़कर हमें जॉन द्रस भी उसमें उस यात्रा में था, बाकी तमाम साथी उस वक्त बीच बीच में आए थे। उतना था जनता, इतना भूख मरी हमारा देश में, जो हंगर डेथ हो रही थी हमारी देश के अंदर। सर ने इधर बताया बहुत सारी जो स्कीम्स था एनआरईजे के पहले, और भूखमरी हो रही थी हमारे देश में उसको, और माइग्रेशन हो रही थी, पलायन हो रही थी हमारे देश में। वो तमाम चीज़ को लेके इस कानून को लेके आई। और वो बहुत बड़ा एक इतिहास है। वो इतिहास संघर्ष का इतिहास अलग है, कंसल्टेशन का इतिहास ये भी एक चीज़ है। अभी हम देख रहे हैं क्या विकसित भारत, जी राम जी तमाम चीज़ें है, क्या राम जी ये पता नहीं। अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट बात है, राम जी के इर्द गिर्द तमाम चर्चा हो रही है। इस बिल के अंदर क्या है? एनआरईजे को पूरी की पूरी एनआरईजे टॉप बॉटम अप था। अभी ये नया बिल है जी राम जी, वो टॉप टू बॉटम है, वो लोग तय करेंगे। तो ऐसा बहुत सारी ये सारा चर्चा इधर भी होगा, ये होना चाहिए। और हम इसका विरोध में इस बिल को क्या है वापस लेना है, इस मांग को लेके तमाम जो संगठनों ने, जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ रूरल एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स संगठनों ने मिलके अभी नेशन वाइड एक्शन ऑन 19 दिसंबर, इस 19 तारीख को पूरी देश के अंदर गांव-गांव के स्तर पे, दिल्ली में भी कोशिश है, अभी तक हमें परमिशन मिला नहीं है, कोशिश है कुछ तो इधर भी करने का, मगर पूरी देश के अंदर उस दिन इस बिल को वापस लेना है करके एक नेशनल लेवल कैंपेन का शुरुआत इस दिसंबर 19 को होगी। और आगे हम लड़ेंगे, हम इस मनरेगा को जीवित रखने का, सेव एनआरईजे एंड रिजेक्ट द राम जी। शुक्रिया। सॉरी। Thank you, Annie. Annie underlined the series of consultations and struggles that Manrega went through at every single stage, and what it has meant, especially for women in rural India. We would get to hear more about that from persons who have directly come. Now I would request Mukesh Bhai. आप मुकेश निर्वासित जी हैं, राजस्थान से हैं, मजदूर किसान शक्ति संगठन से जुड़े हैं और असंगठित मजदूर यूनियन से जुड़े हैं। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि इस बिल के प्रावधान क्या हैं,
प्रोविजंस क्या हैं और कैसे, जो चर्चा एनी ने शुरू की है, क्या ऐसे प्रावधान हैं जो कि जिसके वजह से हमें लगता है कि ये तो मनरेगा की हत्या कर रहे हैं इस वक्त? जी मुकेश भाई। जी, तो थैंक यू योगेंद्र जी। बिल्कुल बहुत बड़ा भ्रम एक तरीके से फैलाया जा रहा है गांव से लगा के शहरों तक कि 125 दिन का रोजगार की गारंटी लेके भारत सरकार आ रही है। और मुझे तो लग रहा है, मैं आपको बताऊंगा अभी, कि वो 125 छोड़िए, 25 दिन की भी गारंटी ये जो नया कानून आया है बीवी ग्राम जी, उसमें अभी नहीं बची है। सबसे पहली बात, अभी मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र में आप कहीं भी रहते हैं, चाहे यूनियन टेरिटरी है, स्टेट है, जहाँ भी रहते हैं, आप काम मांगने के लिए अपने पंचायत में अपना जो भी लोकल बॉडी वहाँ बना हुआ है वहाँ जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ इस बिल में अभी उन्होंने कह दिया कि केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी कहाँ पे चलाना है। तो पहला तो केंद्र सरकार के डिस्क्रिशनरी पावर हो गया कि कहाँ वो चलाएंगे, कहाँ नहीं चलाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने एक चीज़ और जोड़ दिया है कि वो राज्यों को अलोकेशन, आवंटन बेसिस कर देंगे। मतलब आवंटन करेंगे कि कितने, जैसे अभी होता है ना नरेगा में, कितने मानव दिवस परसेंटेज जनरेट हुए, कितने करोड़ परसेंटेज जो जनरेट होते हैं। तो मान लीजिए अभी तो यह है कि कोई भी काम मांगने जाएंगे, डिमांड ड्रिवन है, जो काम मांगने जाएंगे उनको काम मिलेगा। पैसा हो सकता है कि बहुत, क्योंकि कई बार डिले हो रहा है, वो बाद में उनका आएगा। लेकिन अभी उन्होंने तय कर दिया, ये कानून में लिखा है कि वो एक एलोकेशन करेंगे। उस एलोकेशन से ज़्यादा यदि कोई राज्य सरकार करती है तो उसका पूरा 100% खर्चा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। एक बड़ी चीज उन्होंने इसके अधिसूचना से संबंधित ही जुड़ी है, जो सेक्शन 4(4) में है। वो कहता है कि ग्राम पंचायतों का भी वो बंटवारा 3 कैटेगरी में करेंगे। अब ए कैटेगरी भी होगी, बी कैटेगरी होगी, सी कैटेगरी होगी। ए कैटेगरी ऐसी होगी जहां लगभग जरूरत नहीं है नरेगा चलाने की। बी कैटेगरी होगी जहां पे कि अनुसूचित जाति, जनजाति या कुछ और अति पिछड़ों को मिला के उनके लिए वो नरेगा चलाएंगे। सी कैटेगरी में उस पंचायत में सबको काम मिलेगा। तो आप मान के चलिए कि ये मतलब कितना हम देखते हैं। 1997 में बीपीएल का सर्वे हुआ, 2002 में बीपीएल का सर्वे हुआ, और बीपीएल का सर्वे आज तक हम एक सर्वे ठीक से नहीं कर पाए। और अभी हम नरेगा के लिए ये जो एबीसी की कैटेगरी बनाएंगे, इस एबीसी की कैटेगरी से किसको काम मिलेगा? जो सबसे वंचित है, क्या उसको काम मिल पाएगा उस पंचायत में? तो ये एक बहुत बड़ा हिस्सा एक तरीके से उन्होंने किया है। दूसरा, व्हाट प्रभात जी पॉइंटेड आउट कि 60, अभी आपको पता है कि अनस्किल्ड बेज पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाता है, नरेगा में ये प्रोविजन है। लेकिन अभी वो 60-40 का रेशियो लेके आ रहे हैं कि 60% केंद्र देगा और 40% राज्य को खर्च करना पड़ेगा। कुछ हिमालयी राज्य जिसमें हिमाचल है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, उसमें 90 और 10 का एक तरीके से रेशियो होगा। तो आप आज मान के चलिए कि जो राज्य सरकार है 100% मजदूरी केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है। उस स्थिति में कितना मजदूरों को लड़के ये लेना पड़ रहा है, हमारे मजदूर साथी बताएंगे। जब 40% लायबिलिटी उनके ऊपर आ जाएगी तो कितने मजदूरों को वो काम देंगे, कितना ये चलेगा? दूसरी बात इसके साथ एक और जुड़ी हुई है कि ये जो अलॉटमेंट है, एलोकेशन है या अधिसूचना है कि केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी, तो किस तरीके से सोच के ये लाया गया है? अभी तक ये नहीं था। लेकिन आप वहाँ राज्य सरकार किस पार्टी की है, केंद्र सरकार में कौन पार्टी में है, और यदि अपोजिशन की सरकार है, हम देख रहे हैं बंगाल में क्या हो रहा है, हमारे मजदूर साथियों को 3 साल से काम नहीं मिल रहा है। और यदि अपोजिशन की जहां सरकार है, आप एलोकेशन बहुत कम करेंगे या करेंगे ही नहीं, तो वहां पे कैसे ये गारंटी एक तरीके से चल पाएगी? तो ये एक बड़ा, और इसके साथ साथ इसका जो शेड्यूल है, और 4(4) में भी ये कहा गया है, अभी तक काम के घंटे 8 घंटे, जिसमें 1 घंटे का रेस्ट है। इसका शेड्यूल फर्स्ट कहता है, उसका 19 भी है, जो कह रहा है कि इट मे बी एक्सटेंडेड टू 12 आवर्स, मतलब 12 घंटे तक इसको बढ़ाया जा सकता है। तो अभी मजदूर जा रहा है 9 से 5 बजे तक, 8 से 5 बजे तक के लिए काम करने के लिए, 4 बजे तक काम करने के लिए जा रहा है। उसके बाद में क्या सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक मजदूर काम करने के लिए जाएंगे? मतलब किस तरीके की चीज़ें एक
इसके अलावा जो बड़ी चीज है कि अभी तक जो 73 अमेंडमेंट जो लेके आए थे कि पंचायती राज और शहरों में लोकल बॉडी 74th जो लेके आए थे, आप बताइए हमारे गांव में, मेरे गांव में, इन सबके गांव में किस काम की जरूरत है वो गांव के लोगों को ज्यादा पता है, या दिल्ली में बैठ के कुछ लोग ये योजना बनाएंगे ग्राम पंचायत के लिए कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या बनाना है। तो ये भी इसमें लिख दिया गया है कि एक बॉडी होगी जो ये तय करेगी किस तरीके के काम उसके अंदर होंगे, तो जरूरत किस तरीके से उसकी होगी वो भी हमको सोचने की आवश्यकता है। और दूसरा ये तो है ही कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस, और अभी भी बहुत बड़ा स्ट्रगल चल रहा है। एक बड़ा जो 2 महीने के लिए उन्होंने कहा है, अब जहाँ खेती हो रही है वहाँ हो सकता है काम मिल जाए, लेकिन हमारे देश में कितना पहाड़ी इलाका है जहाँ खेती नाम का कुछ है ही नहीं, खेती होती ही नहीं है। वो लोग क्या करेंगे उस दौर में? एक बार वहाँ काम कर लें और फिर दूसरा मजदूरी अलग अलग टाइम के लिए भी ढूंढते हैं। तो 2 महीने के लिए किसी को बिल्कुल ही बंद कर देना कि किसी को काम नहीं मिलेगा, वो एक बड़ा ये लेकर के आ जाना। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने पूरा ये भ्रम फैलाया है, एक भी दिन की गारंटी नजर नहीं आ रही है अभी इसके अंदर कि कहाँ अधिसूचना होगी, वो एबीसी की ग्राम पंचायतें क्या बनेंगी, कितना पैसा अलॉटमेंट कितना होगा, ये सब एक एक करके उन्होंने जो मनरेगा कानून में प्रमुख प्रावधान एक तरीके से मजदूर के हक में थे, अभी सारे के सारे केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिए हैं। राज्यों का जो एक तरीके से पावर था, दूसरा बेरोजगारी भत्ता और डिले कॉम्पेंसेशन, वो भी राज्य सरकार नियम बनाएंगे और वो ही देंगे, जबकि मनरेगा में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी में है वो। तो सारी की सारी कोई डिले कॉम्पेंसेशन या बेरोजगारी है वो राज्यों पर डाला जा रहा है, और सब कुछ जो तकनीक है, बायोमेट्रिक है, मॉनिटरिंग का सारा व्यवस्था है वो केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और तकनीक के माध्यम से उसको चला रहे हैं। तो एक तरीके से मुझे तो ये लगता है और हमारे पूरे इस अभियान को ये लगता है कि अभी एक भी दिन की गारंटी नहीं बची है, और हम इसको बीबी ग्राम जी को बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं और उसको रिजेक्ट करना चाहिए। थैंक यू। शुक्रिया मुकेश भाई. Mukesh bhai underlined how the new act completely subverts the basic provisions of NREGA from being a demand driven to supply controlled, from being bottom up now to top down, from being a scheme where the principal entire responsibility rested with the central government to a divided responsibility, which takes away the whole spirit that there is no guarantee anymore. इस स्कीम ने क्या किया उसके बारे में बताने के लिए हमारे बीच में कमला देवी जी हैं. कमला देवी जी बदनौर ब्लॉक से हैं, बदनौर गांव से हैं, राजस्थान के ब्यावर ज़िले से हैं. वो अपना अनुभव बताएंगी. कमला बहन, जो मनरेगा का काम आपने किया, आपने तो खुद किया है, दिल्ली शहर में तो लोगों को पता नहीं होता, तो ज़रा बताइए इसका क्या अनुभव था आपके लिए, आपके परिवार के लिए, क्या हुआ इस स्कीम से? ब्यावर से आए हैं, ब्यावर जिला से हम नरेगा में काम करते हैं. 18 साल हो गया और हमके कमाने वाला तो कोई है ही नहीं है, बेटा नहीं है हमके पास, तो हम कैसे जिएंगे? ये नरेगा को बंद कर देंगे तो हम बुढ़ारा में कैसे सारा? हाँ, हमके नरेगा तो हमके चलनी चाहिए, हमके खेती नहीं है, हमके कुछ भी नहीं है, तो किसके सारे जिएंगे हम? नरेगा को क्यों बंद कर रहे हैं हम? कमला जी, ऐसे कैसे चलता रहेगा? हमके नरेगा बंद करेंगे तो हम और कमला देवी जी, हमके कोई कमाने वाले नहीं है, तो हम नरेगा के सारी जी रहा, हम नरेगा को बंद कर देंगे तो हम किसके सारे जिएंगे हम? मैं पूछ रहा था कि अपने को साल में कितने दिन का काम मिल जाता है नरेगा से? 100 दिन का. 100 दिन का मिल जाता है. तो 100 दिन से अपने को कितनी दिहाड़ी के हिसाब से कितना बना? एक दिन की दिहाड़ी कितनी बन जाती है? एक तो रेट 281 की रेट मिलती है हमको. 281 का रेट मिलता है. और महीने का समझो अपने को कितना, 10 दिन का काम मिल जाता है एक महीना में? 10 दिन का 10 दिन का मिल गया.
तो अपने को 2,500-3,000 रुपया महीने का इंतजाम हो गया। घर में और कोई कमाने वाला प्राणी कोई नहीं नहीं, है, कुछ नहीं है, हमके बेटा भी नहीं है, हमके बेटा। पति भी नहीं है, पति भी नहीं है, पति गुजर भी नहीं गए। है। हाँ, हम्म? 20 साल हो गया, 20 साल हो गया। हम तो तो नरेगा में जमा पेट भराई करा हो रही। तो घर का काम गुजारा केवल नरेगा के सहारे चल रहा है, चलता रहेगा। और अगर ये चला गया तो घर का आधार निकल जाएगा। हाँ, कैसे चलाएंगे, हमके तो कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा हुआ आप आई, आपने दिल्ली में अपनी आवाज़ रखी, क्योंकि इस देश को ये आवाज़ सुनने की ज़रूरत है कमला बहन, है ना। क्योंकि ये बात की कितना फ़र्क पड़ता है, कितने इस देश के करोड़ों लोगों पे फ़र्क पड़ा है। जैसे आप हैं वैसे हर साल इस देश के 5 करोड़ लोग हैं जो कि इस स्कीम के सहारे अपना काम करते हैं। नरेगा जिंदाबाद। जिंदाबाद, नहीं संघर्ष करेंगे, बिल्कुल नरेगा जिंदा रहेगा एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद। So Kamla ji from Byawar district of Rajasthan said that for the last 20 years she is alone. She is the only bread earner of the house. Her husband passed away, has no son and no one else who earns in the family. And it's only Manrega work where she gets 281 rupees per day and manages to get up to 100 days, which is the statutory limit currently, manages to get 100 days. And that, she says, is the principal mode of livelihood. So she's obviously very concerned about what would happen if this goes away, and but is determined that we shall fight, we shall retain Narega. बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। अब आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे हमारी प्रोफेसर साहब जयति घोष, who everyone knows, an economist, और इस देश के अंतिम व्यक्ति की आवाज़ अर्थशास्त्र की भाषा में जयति दी उठाती रही हैं। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इसका हमारे देश का जो फेडरल सिस्टम है उस पे क्या असर होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल बदल रहे हैं उस सारी चीज़ को, उस पे भी थोड़ा सा रोशनी डालें आप। ठीक है, माफ़ कीजिए तो मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलूँ पहले। हाँ, सो यू नो दिस, आई वांट टू हाईलाइट 2 एस्पेक्ट्स ऑफ दिस न्यू चेंज्ड बिल that has been brought in and which in an unprecedented fashion was introduced yesterday and is to be voted on today, which I think is possibly a first even in Indian legislative history. So the first is that this continues a pattern that we have seen now over the last 10-11 years of making everything a gift of the state. The point about these laws, these rights-based legislations, is that they were recognizing the rights of citizens and the responsibilities of the state, of the government. Right to work, right to food, right to education, right to information. These were things that citizens had the right to, the adhikar. What has turned now is a gift to the state. And we are seeing this in every possible way. We are seeing this in our rations, which are the right to food, which are coming with the photograph of the Prime Minister plastered onto the packet as a gift from the Prime Minister. We are seeing this we saw this during the vaccines, when we were the only country in the world where the vaccine certificates had the photograph of the Prime Minister, rather than the photograph of the person who received the vaccine, to identify that they had received the vaccine. We are seeing this tendency to convert what must be citizens' rights and the responsibilities of the state into something that is a gift from the state, a present from a very kindly leader, and that we should be grateful for whatever is given. That's the first major feature of this law. It completely destroys the right and makes it a gift from the state. But the other and possibly equally damaging feature is precisely what you have mentioned and what Professor Patnaik also mentioned, and aapne bhi jo zikr kiya hai, that this is actually a deep attack on federalism. And this has to be in the context of a continuous attack on federalism that we have seen from this government for the last decade and more. ये केंद्रीय सरकार की जो केंद्रीकरण है, the centralization of a whole range of decision making, but not responsibility. And we have seen this over and over again. We saw it again during COVID, where the center made the decisions, the state governments were left to deal with this. But we are seeing it now in a very extreme case, because this law was very carefully thought. Because of all the consultation and everything, this law was designed to be developed at the local level.
The Gram Panchayats were going to have the list of works. This was going to be discussed in Gram Sabhas. There were supposed to be regular local audits. And this would then be fed up to the state governments, and they would then make the list of the required employment, which they would submit to the center. So it was a bottom-up approach in terms of the decision-making. We are now getting a complete reversal. Of course, there's no right-left. Adhikar to kuch raha hi nahi. But what is more important is that the central government will now make all decisions where it is to be done. So it's not going to be done universally across all rural areas. It will be done only where the central government decides what kind of work to be done. The central government will have the list of works, and it will have a shelf of works from which it will decide what to do where. How many days they are promising a maximum of 125, we all know what that means. We know that on average, the number of days work has provided, except in very rare cases like Kamlaji, have been in the range of 40 to 45 days per work a year. And we're not going to get much more than that. We're going to get less. This is actually a means of reducing the scheme and of making it entirely a centralized decision made by the central government according to its own decisions, which we now know are extremely partisan. So the other problem with decentralization, quite apart from the fact that you cannot make decisions about what is the best work in a particular area, in a particular state, sitting in New Delhi, and that is a very stupid way to try and run a country as complicated and as diverse as India. We also know that this is a central government that uses its powers to punish its political oppositions. We know that state governments led by opposition parties are regularly deprived funds, even when they face natural calamities, even when they are constitutionally deserving of those funds. We know that the central government chooses to impose budgetary limits, impose borrowing limits on the states which it feels are not led by parties of whom it approves. And we know that it uses central money provided to state governments effectively as bribes to the electorate or as means of paying off parties that could otherwise be in opposition. We have seen this particularly over the last year, but we have been seeing this over the last few years in general. So what this scheme in its new form will do is actually further intensify and accentuate this process of not just extreme centralization, which cannot work in a country like India, but also extremely partisan centralization, which will actually deepen the divides that we are facing in our country. So on many different levels, this is something that has to be opposed tooth and nail, because not only does it destroy the basic purpose of the scheme and deprive the possibilities of employment generation, but it also is terrible news for Indian federalism, and it is terrible news for the Indian economy, which is already suffering from a lack of demand, and which a further reduction of the spread of the scheme will make even worse. शुक्रिया। प्रोफेसर जयति घोष ने बताया कि किस तरह से ये जो नया कानून है इस देश के संवैधानिक ढांचे पर प्रहार है, जो नागरिक को अब लाभार्थी बना देगा, जो इस देश की संघीय ढांचे के तहत राज्य सरकारों के जो अधिकार हैं उनको कमज़ोर कर देगा। बिल्कुल केंद्रीयकृत तरीके से इसे चलाया जाएगा, और इसमें खतरा है कि खाली केंद्रीयकरण नहीं, भेदभाव के साथ होगा, जो कि राजनीतिक आधार पे भेदभाव किया जाएगा, जो कि हम बंगाल में देख ही चुके हैं ऑलरेडी, ये सब कुछ हो रहा है, उसको आगे लगाया जाएगा। तो ये जो लाभार्थी और वोट को जोड़ने की राजनीति जो चल रही है, अब उसको आगे बढ़ाने का एक औजार ये बन सकता है। इसके खतरे की तरफ आपने इशारा किया। अब मैं बी वेंकट जी को बुलाऊंगा, जो ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन से हैं, यूनियन से हैं। मनरेगा के बारे में बहुत बार कहा गया कि भाई किसान इसके खिलाफ हैं, और ये भी कहा गया और ये नया प्रोविज़न लेके आए हैं कि नहीं, जब किसान को ज़रूरत होगी उन दिनों आप नहीं कर सकते। हालांकि आज सुबह ही एक बहुत अच्छा लेख आया है जो बताता है कि इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। उसके बारे में भी आप प्रकाश डालें वेंकट जी। Friends, I would like to share with you in this bill statement of
objectives and reasons why we have presented this bill. So BJP government, they says the point 9 main objective provide the agricultural workers for agricultural operations. Peak season, farmers are facing the problem. That's why we have introduced this bill. Firstly, two things we should understand. First one is, who are the working in the MNREGA? Out of 5-6 crores active workers, 35% belongs to Dalits and Adivasi. Remaining 60%, they belongs to OBC and upper caste. Means agriculture workers, poor and marginal farmers, artisans, etc., participating the MNREGA activity. That is one thing. Means not agriculture workers in whole rural except 15 to 20% of rural rich. Remaining people participate the MNREGA activity. That is the reality. Second thing, this government discussing about the scarcity of agriculture operation. Absolutely wrong. Why? Because of in government website, they created highest number, nearly 400 crore man days. This year, means financial year, will start April to still yesterday. How many days they provided? 165 man days, including April, May, June. In the government website, more than 75% to 80% works not a peak of agricultural operations. The summer non-agricultural season in figures with us. So this is not for providing the agricultural workers for agricultural operation. This is also second my request to media will focus. Why? Because of here in some cities, MNRE is also creating the problem. MNRE is also creating the employment for employees in the agriculture. That is the wrong. That is the second thing. So why BJP told this? This is the in major states experience. Means MNREGA, means South India, the little bit some North India states. This MNREGA created the main links with agricultural field. Links with colonies. For example, Andivida Andhra Pradesh in Tamil Nadu and Karnataka, Kerala, their experience shows what the main operations regarding these 6-8 years means land development for Dalits and Adivasi people. For example, I came from my home state to Andivida, Andhra, Telangana. In Telangana, out of 50 lakh lands distributed in Dalits and Adivasi in paper. Out of the 30% land development used by MNREGA funds. That is the reality. So, not the government try to conflict between farmers and agriculture workers. This is not reality. Why BJP try to, in beginning onwards, some sections in rural India oppose the MNREGA. Who are that? That is who are the control the land economy, land political power, land social power. Now we call new rich 15 to 20% new rich oppose the MNREGA from beginning. Why? Because of if MNREGA is not there, they will reduce the minimum wages in agriculture. MNREGA works not there. The agricultural labor now also new type of bonded labor in villages. So that's why we
oppose this new bill. Now that they are confused to farmers. So now farmers organization, artisans organizations also oppose this bill. Finally, they talking about we provided the 125 days, we increasing the 125 days. What is the reality? For example, this is the middle of the financial year, current financial year. Last financial year, government, they told their website, 5 crore 45 family households have participated the MNRJ works. Out of that, how many household completed the 100 days? Means 40,30,000, means 12 to 13%, less than 15%. They complete the 100 days work. So, in beginning onwards, rich opposing the act, BJP backbone in rural India, that is the new rich. Purpose of that, one important reason, not the objective of improve the works or quality, that is the false. BJP tried to agriculture workers, rural poor, they tried to new type of bonded system. They think that purpose, MNREJ Act against that. We expect that the time is not that much. Before MNREJ, the 2005, agricultural wages less than 100 rupees many areas in India. When MNREJ came to implement, agricultural wages also 20%, 30%, 40% increasing the many areas. That is the reality. So, though consciously MNREGA some little bit help to rural poor, BJP, RSS, rural rich not accept that thing. That's why they changed the whole system. So that is the reality. So we support this campaign 19th to the 19th, from 19th we campaign our power. We should fight in streets against this bill. We mobilizing lakhs of people, we mobilizing lakhs of areas. Already we started campaign, the burning this new bill paper. So this is the reality, agriculture and farmers situation. Thank you. शुक्रिया वेंकट जी। वेंकट जी ने अपने तेलंगाना का उदाहरण देते हुए इस स्कीम के बारे में तमाम तरह की जो मिथ्या धारणाएं हैं उसका खंडन किया। आपने बताया कि ये कहना कि इससे किसानों को कोई नुकसान हो रहा था, ये बिल्कुल गलत है। सच्चाई ये है कि इससे इस देश के दलित आदिवासी की स्थिति मजबूत हुई, तमाम इलाकों में मजदूरी कुछ बढ़ी, वो ज़्यादा सशक्त हुए। और असली दिक्कत इसके पीछे खेल ये है कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस देश का खेतीहर मजदूर अपने पाँव पे खड़ा हो सके, जो चाहते हैं कि वो उनका गुलाम बन के रहे और बस उनको गुलाम बना के रखने की साजिश का हिस्सा है। प्रोफेसर जयति घोष ने भी ये बात कही थी और आपने भी दोहराई कि ये कहना कि 100 से 125 दिन हो जाएंगे, बिल्कुल बेकार की बात है। आज भी इस देश में मनरेगा में औसत 40-45 दिन का रोजगार मिलता है। और चूंकि अब इस नई स्कीम के अंदर सरकार तय करेगी कि किस राज्य में नहीं होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, तो वास्तव में जितने दिन का रोजगार आज मिल रहा है उसमें बहुत बड़ी कटौती होने वाली है। ये जो बाकी हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं, दिखाने के दांत हैं 125, उसकी कोई हकीकत नहीं है। श्रावणी देवी जी भी बदनौर से आई हैं, ब्यावर से, और कमला जी ने बताया कि इससे क्या हासिल हुआ। श्रावणी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो बताएं कि हासिल करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा और अब क्या होगा ये होने के बाद। ये संघर्ष तो ऐसा है कि या कमला जी बताया कि मेरे साथ में यह है तो सही बता रही, इसके 20 साल हस्बैंड मरियाने हो गया, एक बच्ची ही 1 साल की, तो इसका बाद मैंने या 18 साल से नरेगा में काम कर रही, कमाने वाला तो कोई है ही नहीं। लड़की ने तो पढ़ना दी, शादी करवा दी तो सासरफ रहेगी, तो अब तो इसका आगे पीछे है भी नहीं। ये कमला जी जैसी बहुत सारी राजस्थान में सब जिले में औरतें है, वैसी है। बार मनी देखो, मैं भी मन नरेगा में काम कर रही हूँ, तो 100 दिन का रोजगार कर लिया आप अतरा लड़ तो आप 15 दिन का भीतर अपन काम मिल रही हो, 15 दिन तो काम मिल ही नहीं रही हो।
तो अपन लड़ काम ला रहे, जो भी अपन आसान काम मिल रही हो, तो अब मनरेगा में कोई काम मिलेगा क्या? तो अब इसके लिए यो मैं भी यहाँ को पीछे छोड़ने वाला नहीं। मोदी जी क्या जान रहे हैं कि दिल्ली सरकार के मैं जहाँ मैं लगाऊं वहीं लाग जाए, मजदूर किसान कटी वहाँ डरने वाला नहीं है। मोदी जी को डर के भागना पड़ेगा यहाँ से। मजदूर की शक्ति ने देखी वे, मजदूर किसान कितना शक्तिवान है। बच्चा बच्ची ने पाल पोस के बड़ा किया, सक्सेस बनाया आज मनरेगा में काम कर करके। आज 18 साल की हमारी लड़की है कि कॉलेज पढ़ रही, मैं मनरेगा में काम कर कर पढ़ा रही हूँ, तो वे कोई पीछे छोड़ दे उसको। या मैं यही सुझाव दूँ कि सबके लिए यही है कि मनरेगा जो ख़त्म होगी तो सब लोगों को बेवजह ख़त्म हो जाएगी। कमला जी जैसी बहुत महिला है, इका बीच भी और बेकार महिला है, कहीं न कर रही, खाली मनरेगा का अलावा कहीं काम है नहीं। कोई काफ़ी लेडीज़ा का तो घर हस्बैंड मर गया, बच्चा 4-4 5-5 छोटा बेकट जाओ विदेश प्रदेश में कोई कमा खाने जाने आए क्या? बच्चा बच्ची ले जाए तो पढ़ाई लिखाई कहाँ? तो इसलिए बच्चा बच्ची का भी व्यवस्था खराब अतरा दिन तो नहीं हुआ, पर अब हो सकता है नरेगा खत्म होगी तो यही सुझाव। श्रावणी जी, मैं पूछ रहा था, मान लो आप ना बोलो, जवाब तो दो मेरी बात का, कि मान लो ये जो संसद में बैठे हैं, बड़ी नजदीक है वैसे संसद यहाँ पे, हाँ ठीक है, आपको बैठा दें और आपसे पूछें कि भाई मनरेगा में क्या सुधार करना चाहिए, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मनरेगा में जैसे वे चल रही वैसे चलने दो। मैं तो कोई पढ़ी लिखी हूँ नहीं जो वे क्या लिख दिया इसमें क्या करना उन्हें। नहीं, मन तो जा बाहर चल रही तो वो कोई से अनुभव है कि मन तो नंतन मजदूरी मिल रही, मैं 50 आवेदन पत्र 6 जमा करा रही हूँ, 15 दिन का भीतर मन काम मिल रही हो। अब वो और लाइन ऐसी चीज़ें काट दे तो किन्हें काम मिल रही हो किन्हें नहीं मिल रही हो। किसी पंचायत में काम काटी, मैं भी शहरी रोजगार में आ गई, हमारे बदनौर का मैंने पहाड़ी इलाकों शहरी रोजगार ही चल रही हो, तो वहाँ को शहरी रोजगार में हमारे तो मनरेगा चलाई कौन, तो 1200 ही आदमी तो घर बैठ जाए बेरोजगार है। वो पहाड़ी इलाका में कई काम है यार, लोग का उठे जार पूछो। ये तो मोदी जी तो यहाँ बैठा कर दिया कि भविष्यवाणी के जहाँ काम के उसी जगह दिया हूँ, तो अब मैं इसी एसडी में आ गई तो मैंने तो कोई चीज़ मिलनी नहीं ना। तुम्हारा जैसा बहुत सारा लोग है, तो आज पहले भी क्यों इन्हें तो इंदिरावास को मकान दे इके यो बनाओ, अंत्योदय परमट बनाओ। अरे ऐसे लोगों के तो अंत्योदय परमट बनवाएड़ा, ऐसे लोगों का इंदिरावास पास की दौड़ा। अरे ऐसे लोगों के तो कोई भी नहीं है, कोई यहाँ इंदिरावास है, कोई यहाँ चेनीज में है, कोई यहाँ कई फायदों को ने बे बड़ी बिल्डिंगों वाला के सब चीज़ें है रही यार। मजदूरा ने कुछ बेटियाँ बता रहा कि ये काम न करे या कि नरेगा बंद करो। ये चीज़ मोदी ने सोचना चाहिए कि मनरेगा का लिए कौन मजदूर का दर्द है रही और कौन मजदूर का नहीं है रही, या तो कोई जानकारी ली कौन है जो भाई वो मजदूर काम करवा लायक है कि न है। सब ने एक ही समान करना, उन्हें मनरेगा ने ख़त्म कर दिया। मनरेगा ने ख़त्म सॉरी करने देने वाला नहीं है हमें। ये जहाँ ताकत लगाओ वहाँ लगा दो, जहाँ लड़ना पड़ेगा, जहाँ बैठना पड़ेगा, 10 दिन लगो, 6 महीना लगो, 12 महीना लगो, तो मैं वहाँ धरना लगाएंगे, पर यानी मैं नरेगा बंद करने नहीं देंगे। धन्यवाद। Shravani ji said that people like Kamala Devi, there are so many of them, and most other schemes are vulnerable to capture, whether it is the Indira Awas, whether it is all kinds of things which can be captured. But Narega was one scheme where everyone could enter, anyone could get something, and those who are most vulnerable, for them this was the lifeline. And if you want to close that lifeline, she said this is not on. She is determined. Modi ji will have to listen, and we would not allow these things to be closed like this, the way he wants to close. If we have to sit on a dharna, if we have to struggle, we are ready to struggle. We would not allow something like this to close down the way they are planning to. बहुत अच्छा लगा श्रावणी जी, एकदम आपकी जो हिम्मत है उससे हम सबकी हिम्मत बढ़ गई. If there is one person in this country who knows more about Manrega than anyone else, that's obviously Jean Drèze. So, no, but that's a fact. So, about the scheme. So, it's only fitting that we conclude with Jean. Please take your time. And, whatever we may have left out. In the meanwhile, I just wanted to mention one thing, which is a letter that has been written this morning by the chairperson of the Standing Committee on Rural Development, Mr. Ulake. He has written a letter to the Speaker
saying that a bill of this significance must not be passed without due deliberation, that it must be referred to the standing committee, due discussion must take place, and one can only hope, because that is the committee which is relevant in this instance. So if the chairman of the standing committee on rural development is asking the parliament to please discuss it, deliberate upon it, send it to a committee, this is the least one should expect. So that letter has been sent today. I just wanted to mention it. Jean. ओके ओके हाँ बीच में आ जाते तो उन्हें बीच में आने को कहें या ठीक है? इट्स ओके नो इट्स ओके हाँ जॉन, No, but my- आप दरअसल बीच में आ जाइए थोड़ा सा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा अच्छा ठीक है बीच में आते हैं नहीं, मुकेश भाई बैठ एक ही चेयर मुझे लगता है कि मेन पॉइंट्स तो हो गए मैं इतना करना चाह रहा हूँ कि अगर भारत में कोई भी एक कानून या एक योजना है जिससे भारत को विश्व गुरु को कहा जा सकता है, मुझे लगता है कि वो है रोज़गार गारंटी कानून. If there is any law or scheme in India for which the country deserves the title of Vishwa Guru, it is the Rural Employment Guarantee Act, जो 20 साल पहले पास किया गया था और जो पूरा दुनिया को बहुत प्रेरणा दिया है. अभी तक किसी देश में इस तरह का कानून नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन आएगा जब कई देशों में इस तरह का कानून लाया जाएगा. जैसे अनी ने कहा, इस कानून लाने के लिए बहुत लोगों ने संघर्ष किया है. ये कानून सचमुच मजदूर आंदोलन और जन संघर्ष का फल है. एंड इट इज़ ट्रूली अ लॉ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. अब इस कानून को रिपील किया जा रहा है. It's not being renamed, not only renamed, and it's certainly not being revamped. It is being repealed. ये मेरा शब्द नहीं है, ये इस नया बिल का शब्द है, सेक्शन 37. पहली बात. एंड इस कानून की जगह में अभी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लाया जा रहा है at the full discretion of the central government. Under this scheme, the government of India will have full powers. It can decide where and when the scheme comes into force. It can decide the financial allocations. It can decide the wage rate. It can decide everything. It has all the powers and no obligations. I don't think this bill puts any single obligation, legal obligation, on the central government. All the obligations have been palmed off to the states, including the obligation to ensure adequate financing. The worst part of this discretion is what I call the switch-off clause under Section 4 and 5. The clause which says that the central government will decide where and when this scheme comes into force. This defeats the purpose of employment guarantee. It's like saying, I give you a work guarantee, but I don't guarantee that the guarantee will be in place. This is what this bill is saying. And by the way, 20 years ago, when the original NREGA bill was tabled in Parliament, and you will remember, the government had also tried to include a switch-off clause. And we fought against it for months, tooth and nail, and then it was finally removed. And that is how we had an Employment Guarantee Act with teeth. Now the teeth have been removed because of all this discretion. And the fact that these discretionary powers may be misused is not an imaginary risk. We have seen how these powers are used. We have seen how the central government has discontinued the NREGA even for the last 3 years in West Bengal without ever being able to explain clearly why it has done that. Even in the Lok Sabha, the minister could not explain clearly why they have discontinued. So we know the real reasons. The reasons are political, and in the same way, these discretionary powers will be used for political purposes. Just one more point on the content of the bill. Another very dangerous discretionary power, and please, all the state governments must take note of this. The government of India reserves the right to set so-called normative state-wise allocations
So each state will have a certain allocation decided by the center. Within that allocation, there will be cost sharing 60-40. Unlike now when the government provides 90% of the funding. 60-40 cost sharing, and if the states want to spend more, they will have to pay 100%. Now this is going to destroy the scheme just as much as the switch off clause, because the poor states especially will find it hard to contribute their share, and then they will slow down on sanctioning projects. Today, what is driving this scheme? It's not just the work demand, it's also the project demand. People want housing, farmers want a well, they want plantation, the communities want ponds, access roads, so they demand projects. And the state governments easily sanction projects because the center is paying. For them, it's a great opportunity to get good work done at very low cost. They just have to pay for 25% of the material cost. That's about 10% of the total. Now they will have to pay 40% if it is within these normative allocations, and otherwise 100%. So you can imagine how they are going to slow down on sanctioning projects, and the workers will be the victims. So all the states must resist this act tooth and nail. And of course we are also going to resist. हम लोग इस बिल का विरोध करेंगे. अगर कल परसों पास हो जाएगा तो इसका रिपील के लिए भी हम लोग मिलकर संघर्ष करेंगे. परसों से ही on the 19th अलग अलग जगहों में लोग सड़क पे उतरने वाले हैं. दिल्ली में भी, राजस्थान में भी, वेस्ट बंगाल में भी और कई जगहों में भी. All states, in all the states, from day after tomorrow, 19th December, we are beginning this movement for the repeal of this so-called G-Ram-G bill or act, and we will continue until the bill is repealed, just as the farmers have struggled in an exemplary and inspiring manner for a whole year until the farm bills were repealed. Thank you. शुक्रिया. So before we turn to questions, I'll just restate. जॉन, आप बैठ जाइए, अभी सवाल होने होंगे तो आपको वो शायद करने पड़ेंगे. जॉन ने वही एक बात रेखांकित की कि देखिए, इस कानून को बदला नहीं जा रहा है, इस कानून में संशोधन नहीं हो रहा है, इस कानून को ख़त्म किया जा रहा है, इसकी आत्मा को ख़त्म किया जा रहा है. ये कानून निरस्त हो रहा है, सच्चाई ये है. और निरस्त इसलिए हो रहा है कि इसका जो मूल प्रस्ताव था, ये कानून गारंटी देता था. अब इसमें सरकार की मर्जी है. गारंटी वही होती है जो आपकी मर्जी पे निर्भर नहीं करती, मगर ये कानून सरकार को मर्जी देता है कि जब चाहे वो आपको गारंटी देंगे, जब ना चाहे गारंटी नहीं देंगे. इसका मतलब गारंटी नहीं है, वो गारंटी ख़त्म हो गई है. अब एक और सरकारी स्कीम है, जैसा जयती जी ने कहा है, लाभार्थी वाली स्कीम है. जैसे कई स्कीम होती हैं, जहाँ सरकार का मन हुआ उसको दे देंगे, वहाँ नहीं देंगे. और जॉन ने कहा कि पहले दिन से प्रयास था कि इस बिल के अंदर इस तरह का कोई क्लॉज डाल दिया जाए कि सरकार जब चाहे इससे हाथ झाड़ सके. लेकिन पहले दिन शुरुआत में ही लंबा संघर्ष हुआ और ये सुनिश्चित किया गया कि सरकार को ऐसा कोई अधिकार ना मिले कि जब चाहे अपना हाथ झाड़ दे. लेकिन अब वो षड्यंत्र, जो पुराना षड्यंत्र था, वो कामयाब हुआ है और सरकार अब लगभग इस ऐसे बिल को, जिस पे भारत गर्व कर सकता था, एक ऐसा कानून जिसने पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाया था, उस कानून को हम ख़त्म कर रहे हैं, जहां दूसरी तरफ हम विश्वगुरु बनने के सपने ले रहे हैं. और आपने कहा कि इसका पूरे देश भर में विरोध होगा. 19 तारीख से ही देश भर में सड़कों पे आके इसका विरोध होगा, प्रदर्शन होगा और संघर्ष हम करते रहेंगे. चाहे बिल पास भी हो जाए तब भी हम इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे. तो बहुत शुक्रगुजार हूँ. माफ़ कीजिएगा, आप सबको बहुत कम समय मिला अपनी बात कहने का. मगर कोई भी सवाल हो, मतलब यहाँ हम सवालों के जवाब भी देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं लेकिन हम दे देते हैं. तो कोई भी, हाँ कुछ. I forgot to say that when we say we will struggle, this means the country, and we are appealing today together along with larger organizations that we belong to, for all the workers' organizations, farmers' organizations, students' organizations, citizens' organizations to join this struggle for
through Employment Guarantee Act of the kind that we had until now. जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ रूरल एग्रीकल्चर वर्कर्स की तरफ से आपने अपील की है देश के तमाम मजदूर संगठनों से, किसान संगठनों से, देश के नागरिक जनाधिकार संगठनों से और देश के जितने भी जन आंदोलन हैं सबसे अपील की है कि आप इस संघर्ष का हिस्सा बने, हम सब मिलके इसका मुकाबला करें। प्रश्न, कोई भी सवाल? जी। I'll repeat the question because you didn't have a mic. The question, आगे से mic दे दें हम जो भी पूछ रहे हो. The question is, we have seen how farmers protested and forced the government to take those bills, the laws back. Are there some plans afoot to ensure that the government may have to, that what kind of protests, what kind of resistance is being planned on this particular issue? जैसे किसानों ने संघर्ष किया, क्या उस तरह से संघर्ष की कोई योजना है? एनी कुछ बोलेंगे? देखो, ऑल डेमोक्रेटिक तरीके से जो भी क्या लीगली कर सकती है वो तमाम चीज़ें करेंगे, मगर हम समझ रहे, हम सभी साथी समझ रहे हैं कि वी आर रियलाइजिंग द फैक्ट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट इन्फॉर्म द पीपल व्हाट इज़ दिस बिल एक्चुअली, ये कानून क्या है, तो सिर्फ नाम चेंज किया है या पूरा कानून कदम किया है, NREGA को ख़त्म कर रही है। तो इसके बारे में जनता के बीच में जाके उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। जैसे इस कानून लाने के लिए प्रयासों के वक्त भी हमने ये किया था, तो तमाम जो अवेलेबल तरीके हम अपनाएंगी और सरकार से भी मिलेगी। अभी से हम ऑलरेडी वी आर मीटिंग द MPs ऑफ डिफरेंट पार्टीज एंड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, तो वो प्रक्रिया शुरू है और अलग अलग तरीके से, चाहे वो धरना भी हो सकती है, हस्ताक्षर भी करना हो सकती है, पार्लियामेंट के सामने धरना हो सकती है, अलग अलग चीज़ों के, मगर हम रुकेंगे नहीं जब तक ये जन विरोधी, देश विरोधी इस बिल को वापस ना ले, तब तक हम जो लड़ते रहेंगे, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। शुक्रिया। मैं और ऐड कर दूं कि देखिए, याद रखिए कि अभी 48 घंटे भी नहीं हुए हैं। हमें बताया गया था कि कुछ बिल आ रहा है, 2 दिन पहले खबर थी कोई पूज्य बापू बिल आने वाला है और अचानक कल कुछ आ गया है। तो मैं तो पूरे इस प्लेटफॉर्म को दाद देना चाहता हूं कि 24 घंटे के अंदर हम सब लोग यहाँ हैं, उसकी शुरुआत कर रहे हैं और एक राष्ट्रव्यापी इस सवाल के ऊपर स्टैंड होगा। मैं ये भी याद दिला दूं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा, किसानों का जो संगठन था, जो है जिसने बहुत बड़ा पूरे देश भर में किसान आंदोलन चलाया था, पहली बार देश के इतिहास में किसानों के इतने बड़े मोर्चा ने बिल्कुल स्पष्ट पोजीशन लिया था, अपने डिमांड चार्टर में कहा था कि मनरेगा के दिन बढ़ाने चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि किसान संगठन भी इससे जुड़ेंगे। यस सर, खेती के लिए सस्ते लेबर उपलब्ध होनी चाहिए, इसलिए इस कानून में 60 दिन के लिए स्कीम बंद करने की जो प्रावधान है, उस एलिगेशंस के बारे में आपकी क्या भूमिका है? इस पे थोड़ा एविडेंस भी बता दीजिएगा, क्योंकि नहीं, एविडेंस अभी मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि ये शुरुआत से लेके जब से NREGA लागू करना शुरू किया है, तब से लेके जो बड़े बड़े किसानों की तरफ से बहुत बड़ा एक कंप्लेंट आ रही थी, उनको वर्कर नहीं मिल रही है। वर्कर है मगर वो तैयार नहीं है कि जो न्यूनतम वेतन देने का। NREGA का सबसे बड़ा उपलब्धि ये है देश के अंदर बराबरी का,
उसी वक्त तक पुरुषों को एक वेतन है या महिला का दूसरा वेतन है, कम वेतन है। मगर मनरेगा के अंदर पुरुष और महिला को बराबरी का एक वेतन मिलना शुरू किया और महिला को भी अभी 30 रुपये में 25 रुपये में काम में पूरा दिन लगाना किसी का घर पे महिला मना किया। जो रूरल जो वर्कर्स ने मना किया, यही एक दिक्कत था। तो एग्रीकल्चरल जो वर्कर्स का वेतन बढ़ गया है, यही मामला है। इस बिल का असली क्या मकसद क्या है? कॉरपोरेट को, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को, बड़े बड़े जो पूंजीपति को और बड़े बड़े किसानों को चीप लेबर दिलाना, क्योंकि बोल रहे हैं ना कि उस वक्त किसान खेती के वक्त काम का छुट्टी देगा, जो एनआरई ये जो कानून का छुट्टी देगा, तो उस वक्त और कोई काम नहीं है, यही सोच रही है। तो 25 रुपये में भी आ जाएगी क्योंकि घर चलाना है, इधर महिलाएं बोल रही थी। तो ये तमाम चीज़ें हैं। ये एक तरफ किसानों की आम किसान और खेत मजदूरों के बीच में भी और मनरेगा वर्कर के बीच में एक लड़ाई पैदा करने का भी एक कोशिश इनका पीछे है। Jean, I would like you to supplement this because there's a very good article this morning by Harish Damodaran which says that this is simply untrue, that Manrega has created problems in agricultural season. So do we have any, because it's based on an assumption. Is that assumption correct? Yogen, I think you are better placed than me to confirm that the farmers' movement supports Narega. Yeah. And in fact, they have supported a big increase in the wage rates to 600 rupees. So you see, I feel that, let me first clarify what the clause says. What it says is that it authorizes the state governments to specify a period of 16 days during the peak agricultural season, like sowing and harvesting, when the scheme will be discontinued. Now, there are arguments for and against this. I'm actually against it, but I think if there is possibly one argument, it is that there are areas where large farmers have been hostile in the past to Narega, and so this can help to diffuse that opposition. But as Yogen can confirm, that opposition is history now, and partly because many farmers actually benefit from Narega, for example, in the form of creation of assets and digging of wells and plantation of orchards and so on and so forth. So I feel this provision is not justified, and I'm always against complicating matters. The moment you complicate matters, there's a risk that things will go astray. And it's not the only clause of that kind. There are quite a few clauses, like for example, renewal of job card every 3 years, and that too by providing a lot of information, not only your name, gender, address, and so on, but also Aadhaar number and insurance number. Now you can imagine the complications this is going to create. So there's a tendency in this new bill to put as many spanners in the wheel as possible, and that is one of them. That's the way I see it. हमारे बीच में राजेंद्रन हैं जिन्होंने बहुत काम किया इस सवाल पे। मैं आपसे कहूँगा कि ये भी, क्योंकि एक एजम्पशन है और ये आर्ग्यूमेंट बार बार दिया जाता है, और जैसा जॉन ने खुद बताया, भाई सिंपल इसका आर्ग्यूमेंट का जवाब ये है कि आप किसान संगठनों से पूछ लो ना। किसान संगठन कह रहे हैं कि हमें ऐतराज़ नहीं है, हम चाहते हैं मनरेगा बढ़े, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कई एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस अब मनरेगा का हिस्सा हो चुके हैं, तो एग्रीकल्चरल एसेट्स बनाने में इससे फ़ायदा हो रहा है। तो ये पर मैं चाहता हूँ राजेंद्रन इस पे कुछ ऐड करें। Yeah, just one or two things is that for the landless and women, this was a very useful way for them to have any kind of bargaining power with the rich and the landed upper caste people. So now, if this provision is taken away, the bargaining power that women and the landless had will go away. So I think it's an anti-woman move and also an anti-landless people's move. So I just wanted to add that bit. I'll just quickly add one important point. You see, there is a strong economic argument for keeping the guarantee going in the peak season, which is that the multiplier effect through increases in market wages are largest at that time, because the labor market is already tight, and then you provide some extra employment, and so the private wages go up. And so the effects on poverty are larger than they would be when you provide employment in the slack season. So there are
arguments really for keeping that. And I really feel that until you have a very clear and strong and well-documented and convincing argument for this continuing at that time or at any other time, I would say don't do it. जी, और सवाल? और कोई भी सवाल है? हाँ, उधर हैं। जी। Yeah, no, I was asking that this bill has also included a lot of technology provisions, including NMMS, including geomapping, geotagging. Ever since these technology have been introduced through executive order, has there been any evidence to suggest that the corruption rate has actually declined? Has it been able to help that way? One more question. मेरा सवाल जॉन ड्रेस से है। सर, आपको याद होगा कि दिल्ली में 100 डेज़ के लिए एक प्रोटेस्ट हुआ था मनरेगा के लिए ही, लेकिन वो पूरा 100 डेज़ नहीं चल पाया था। तो मतलब सुधार को लेके दिल्ली में हुआ था जंतर मंतर पर 100 डेज़ को लेके, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया था, जिसमें एक बात ये कही गई थी कि हमको परमिशन नहीं मिल पा रही है। तो मेरा पहला सवाल तो ये है कि अभी तो ठीक से आया भी नहीं है ये बिल, तो आप लोगों ने आंदोलन की तैयारी कर ली है, तो अगर तो आप लोग आंदोलन में उतरेंगे तो क्या ये कितना आसान होगा आज के दौर को देख के कि आंदोलन करना भी अब इतना आसान नहीं है? दैट्स इट, थैंक यू। देखिए, आंदोलन हम नहीं चलाएंगे। आज हम एक अपील करते हैं पूरा देश को, मज़दूरों से, पब्लिक से, कि इस नया बिल का विरोध करें। People will find their own ways of protesting. आप सही कह रहे हैं कि दिल्ली में प्रोटेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया, हो ही नहीं सकता। अभी भी हम आज और कल परसों का प्रोटेस्ट का प्लानिंग कर रहे थे और हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएं। Even in Jantar Mantar, after all the restrictions they have put, even there you cannot get permission anymore. You need 7 days notice. तो परसों हम कहाँ जाएंगे? और अगर कहीं जहाँ जाएंगे वहाँ क्या होगा? ये सब सवाल है। तो आप सही कह रहे हैं कि कम से कम दिल्ली में and in many other places also, not just in Delhi, बहुत मुश्किल हो गया। But still, there are always ways to protest, and we should not be too scared. There is too much fear right now. The public is too scared. Of course, it's true. There's a lot of repression. There are people in jail without bail. वो सब है. But if we all freeze and stop protesting, then things are just going to get worse and worse. So we have to do everything that we can. This is our appeal. As far as planning is concerned, right now we have only been able to plan until the 19th because even that is proving difficult. Beyond that, people will have to take their own initiatives. Just like for the 19th itself, many people in different states are taking their own initiatives. ये तो बहुत लंबी बात है. The short who asked that question? The short answer to your question is no. There is no evidence that corruption has reduced in the last few years, and certainly no evidence that there has been a reduction of corruption due to technological, or I would say technocratic innovations. In fact, if anything, there is evidence of the opposite. I can share that with you. This is unpublished, but there is evidence and also a lot of experience from people who work on the ground that in the last 10 years, corruption has increased rather than decreased, contrary to the claims of the central government. And one reason for that is this constant introduction of technologies that are not mature, not reliable, not appropriate, and end up causing many more complications than they resolve. And also discourage the workers, because the workers are not paid on time. Sometimes the money goes to a wrong account. Sometimes they are not paid at all. Now there are more and more cases of workers who are they are working and then they are not paid. How can that be tolerated? And when the workers get discouraged and they cannot cope with all these complications, the temptation is to work for a contractor who pays you on the dot in cash and forges the records and siphons off the money separately. And that's very dangerous because it means that the workers are being drawn into the nexus of corruption. This is what is happening. And you know, we all stand by this law, but we don't deny that there are implementation issues, including corruption. But the point is that this bill does nothing to resolve any of these problems. And as far as technology is concerned, on the contrary, it is now enshrining in law
technological interventions that have failed. So now not only these technologies will be optional, they will be actually compulsory under the law, like biometric attendance and so on. Just one line. Technology most of the time actually exclude the vulnerable. जो भी वंचित है उसको exclude करती है. We have lot of examples. If you want to quote anything, we have these technologies example. It is not reducing corruption. It is not easing to the workers. It is not easing the process. It is only excluding the vulnerables. बहुत बहुत शुक्रिया. आपने समझ ही लिया होगा, जॉन और साथियों ने कहा कि टेक्नोलॉजी से करप्शन घट जाएगा, इसका कोई एविडेंस नहीं है, बल्कि उल्टा एविडेंस है कि इससे करप्शन बढ़ेगा और जो सबसे हाशियाग्रस्त समुदाय हैं वो इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे. और यू वांट टू ऐड समथिंग? I didn't say technology. I'm not against technology. I'm actually in favor of technology if it is used for the benefit of people. I said technocracy or the use of technologies that are not appropriate, not reliable, not mature. And I'm completely against poor people being used as guinea pigs for new technologies that are not reliable and well tested. And that is what is happening in the Employment Guarantee Act, that the workers are used as guinea pigs for new technologies like this Aadhaar-based payment system, which is extraordinarily complicated and not ready for this kind of purpose. विरोध टेक्नोलॉजी से नहीं है, विरोध जिस तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ लाई जा रही है जो कि लोगों के खिलाफ है और एक तरह से लोगों को नमूना बनाया जा रहा है एक नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के लिए. तो प्रयोग करने के नमूना लोग बने, ये स्वीकार नहीं है हमें. और आपने कहा कि आंदोलन करना जरूर निश्चित ही पहले से ज़्यादा कठिन है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आंदोलन वैसे भी करना आसान कब रहा है. आंदोलन अपने आप में कठिन काम है, उसमें हम लगेंगे और संघर्ष करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. पैनल पे जो तमाम लोग आए आप सबका विशेष शुक्रिया. कमला जी का, श्रावणी जी का और मुकेश भाई का जो कि दिल्ली के बाहर से विशेष रूप से इस बातचीत के लिए आए. और शुक्रिया आप सबका कि इतनी लंबी बातचीत में आप सब यहाँ बैठे. इसके बाद आप अलग से किसी से बात करना चाहें, आपका स्वागत है. मौके का फ़ायदा उठा के मैं एक अलग से विज्ञापन कर दूँ. नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी और भारत जोड़ो अभियान इस सैटरडे को 20